نہ छेड़े हमनशी अब रीस के मायूस महबूब को के बरबत की तारों को बड़ी तकलीफ होती है। तो ये कह दें ये जो पाकिस्तानी जनरेशन है, नई नस्लों को कह दें कि पुत्र रखा तो नहीं दिखते। ये जो ये मजाक नहीं है। इस मुल्क से जो गद्दारी करेगा वो बदनाम वो जलील होगा। जाना कि नस्ल के लिए ये पैगाम है कि उन्होंने गुलामी नहीं देखी। अगर गुलामी देखी तो जाकर फलस्तीन में जाकर देखें, मकबूजा कश्मीर के अंदर जाकर देखें कि वहाँ गुलामों के साथ क्या सलूक किया जाता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है हमने 150 आदमी उनका मारा, सप्लाई को आग लगाई और अंतरम दिन तक वहाँ भूखे पैसे वहाँ जंगों में फिरते रहे। तो ये थोड़ी बाकी तकलीफ था। एक तकलीफ दे बात है। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और सितंबर का महीना याद रखा जाता है उन गाजियों और शहदा के लिए जिन्होंने 6 सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ पेश की। आज इसी मुनासबत से हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा कमर ज़मान कमर, जो रिटायर लांस नायक हैं पाकिस्तान आर्मी में, और उन्होंने 65 की जो जंग है उसमें भी हिस्सा लिया, 71 की जंग में भी हिस्सा लिया, फिर ऑपरेशन जबरेल्टर में हिस्सा लिया, और फिर इनके वालिद गिरामी भी 1947 का जो जहाद था, जहाद कश्मीर, जिसके ज़रिए से कश्मीर आज़ाद हुआ, डोगरा के खिलाफ जो जहाद हुआ, उसमें भी पेश रहे। और अब इनकी नस्ल में से भी मुतअद्दिद नौजवान पाकिस्तान आर्मी में। तो हम इसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राजा साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने वक्त दिया। थोड़ा सा बताएं 1965 में, ख़ास तौर पे शुरू करूंगा ऑपरेशन जबरेल्टर से, आप उसमें शरीक रहे, उस ऑपरेशन का कुछ अहवाल बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 1965 की जंग थी, ये जबरेल्टर 1 के नाम से मशहूर हुई है, इसका आगाज़ शिकार से शुरू हुआ। शिकार हमारा ट्रेनिंग कैंप था, जिस 1 के ब्रिगेड के अंडर कमांड था वो कैंप। हमारी 2 कंपनी थी, 9 शिकार कंपनी और 15 शिकार कंपनी। ये 2 कंपनियाँ थी जंबाजों की। मेरा ताल्लुक 9 शिकार कंपनी में से था और मेरे कंपनी कमांडर जो थे वो राजा फिदा हुसैन खान मरहूम थे। हमारी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी 13 के रेजिमेंट के वाले थी और हमारे ब्रिगेड कमांडर थे ब्रिगेडियर खिलजी, 1 के ब्रिगेड कमांडर। तो हमने 2 महीने तक शिकार, लड़ी दुपट्टा और समर कुछा में इब्तदाई ट्रेनिंग हासिल की, जिसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के टेक्टर्स सिखाए गए। उसके बाद 1 जुलाई को जो है ना हमारा ये काफ़िला मेजर हक नवाज कियानी साहब डबल सारा जरूरत की क़यादत में मकबूजा कश्मीर के लिए रवाना हुआ। हम तकरीबन 12-13 दिन ये सफ़र करने के बाद ग़ालिबन 13 अगस्त 1965 को हमने अजय मुबारका को अबूर किया और उस वक़्त की तहसील नज़ारा में हमारे टारगेट से जहाँ हमने अटैक करना था। तो हम 300 जंबाजों का हमारा काफ़िला था, जिनमें चंद फौजी भी थे, लेकिन ज़्यादातर जो उसमें तादाद थी वो जंबाजों की थी, जो सरफरोश थे, जिन्होंने बिल्कुल ये ऐद किया था कि हमने कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग करनी है। हमारे GOC थे उस वक़्त के मलिक अख्तर। यानी उस वक्त आप अभी फौज में भर्ती नहीं हुए थे? नहीं, मैं फौज में भर्ती नहीं, मैं सिविलियन था उस वक्त। जंबाज फोर्स हमारी कायम खड़ी की गई थी, उसमें जंबाज फोर्स में था जो है ना। तो हमारे डिव कमांडर थे, 12 डिव कमांडर जो थे वो मेजर जनरल मलिक अख्तर थे। उन्होंने ये मनसूबा बनाया था, उनकी प्लान के मुताबिक हमने अटैक करना था, या वहाँ गए थे। राजा साहब, अब तो काफ़ी अरसा गुजर गया, इस पर बात भी होती है और अक्सर लोग ये कहते हैं कि शायद मकबूजा कश्मीर के लोगों ने ताउन नहीं किया। आप तो चश्मदीद गवाह थे, आप क्या कहेंगे? कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ मैं इसको कहूँगा। मकबूजा कश्मीर के लोगों ने 7 बार हमारी मदद की, 7 बार जो वो कर सकते थे वो किए, लेकिन वहाँ चूँकि पाबंदी थी, हमारे वहाँ ज़रूरत थी राशन एमुनिशन की। बदकिस्मती से कि वहाँ पाबंदी थी कि कोई दुकानदार 2 किलो से ज़्यादा अनाज किसी को दे नहीं सकता था, इसलिए वो थे और हमारे साथ उन्होंने बहुत बेशुमार कोऑपरेट किया। रात को छुप आते थे हमारे लिए, उनके पास और तो कुछ मतलब फ्रूट वगैरह लाते थे जो हमें वो देते थे। तो उनका तामन तो बेमिसाल है, उनकी कुर्बानियाँ भी लाजवाल हैं। उन्होंने जो उन पर जुल्म हुआ उसके बावजूद उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया। वो पाकिस्तान के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत भी थी और इस कश्मीर की आज़ादी के लिए वो हर लिहाज से जो है ना वो तैयार थे। जो है ये झूठ है कि उन्होंने कोई मदद नहीं की, उन्होंने बहुत मदद। अच्छा राजा साहब, ठीक है, ये तो चलें, आप चश्मदीद उसके गवाह भी थे, शरीक भी थे, आपने इस बात की तस्दीक की। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि ऑपरेशन जो आपने किया उसमें
इंडियन आर्मी का कितना नुकसान हुआ और किस हद तक कामयाबी हासिल हुई जो हदफ लेके वो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था? देखें, ये 12 या 13 अगस्त की रात 2:30 बजे हमारा मकबूजा खीर में जितने ट्रूप्स दाखिल हुए थे उनका टारगेट था कि 12 या 13 अगस्त की रात को उन्होंने अपने अपने टारगेट पर अटैक करना था। हमारा जो टारगेट था वो नौगाम के पास था। हमारे 3 टारगेट थे, एक इन्फेंट्री यूनिट थी, एक सप्लाई थी और एक और उनका डिपो था जिसको हमने तबाह करना था। हमारी टीम वहाँ जाकर हमारी 3 कंपनियाँ बनी, ए कंपनी, बी कंपनी और सी कंपनी। एक कंपनी की कमांड जो थे वो मेजर कैप्टन काजी जान कर रहे थे, खुई रट्टे रहने वाले। बी कंपनी की कमांड मेजर राकमबाज कैनी साहब के पास थी और सी कंपनी की कमांड जो थी वो सुबेदार गुलाम रसूल साहब कर रहे थे। हमने अपने जो टारगेट था उसको अचीव किया। हमने जो भी हमने वो करना था उनका नुकसान करने के बाद पहला जो हमारा अटैक हुआ उसमें मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है हमने 150 आदमी, 150-200 आदमी उनका मारा, सप्लाई को आग लगाई और वो डिपो था उसको तबाह किया। फिर हम वापस आ गए जो है। जी, अच्छा राजा साहब, ये तो काफ़ी बड़ी कामयाबी है कि इतना अरसा आप रहे और इतना कुछ भी किया वहाँ पे। तो आप क्या समझते हैं, जैसे कि आपने बताया कि सप्लाई का इशू था, मुसलसल हथियारों और खुराक की सप्लाई की वजह से मसाइल हुए। पहला अटैक करने के बाद हमारे पास से राशन का मिशन ख़त्म हो गया। उसके लिए फिर हमें इंतज़ार करना पड़ा 12-13 दिन तक हम भूखे प्यासे वहाँ जंगल में फिरते रहे। दोबारा जब हमें पाकिस्तान से राशन या आज़ाद कश्मीर से राशन मिला तो उस वक्त हमने एक बहुत बड़ा अटैक किया। वो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक जितने ट्रूप्स मकबूजा खीर में दाखिल हुए थे सबसे कामयाब अटैक हमारा था, जिसमें हमने उनकी 4 यूनिटें, 2 एटी की यूनिटें और 2 इन्फेंट्री यूनिटें तबाह की थी। उसमें से मेरे अंदाजे के मुताबिक या उस वक्त के हालात के मुताबिक 150-200 आदमी बचा था, बाकी सारी मारे गए थे जो है। वो सारे उस अटैक में ख़त्म हो गए। अच्छा राजा साहब, उसके बाद आप फ़ौज में भर्ती हुए और 65 की वार में भी हिस्सा लिया, उसका कुछ मुख्तसर सा अहवाल बताइए। लेकिन जी मकसद का जो मेरा फ़ौज में, क्योंकि मैं उस वक्त जब मैं पढ़ता था या जब वो मेरा उम्र था, मैं कोई फ़ौजी माइंड का आदमी नहीं था। लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर हमने एक बड़ा अटैक किया, उसमें हमारे कुछ सिपाही जो है ना वो हमसे अलग हो गए और भूखे तो हम पहले से थे। वो वापस आए और 2 लड़कियां थी जिनसे उन्होंने रोटी मांगी, उन्होंने रोटी दी। उसका ये हुआ कि इंडियन आर्मी ने उनको रेप किया, उनको ब्रेना करके अल्फ से अल्लाह ब्रेना करके जो ना उनको कत्ल करने के बाद रस्मों के साथ उनकी जनाजे जो है ना उनकी लाशें लटका दी। तो जब मैंने वो तब ये थोड़ी जज्बाती काफ़ी था। ज़ाहिर है एक तकलीफ दह बात है। ज़ाहिर है मकबूजा कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं बिलखुस ख़वातीन पे, उस पर हर पाकिस्तानी रंजीदा है, उसको तकलीफ़ है। और आप तो उस वक्त एक मुजाहिद की हैसियत से, एक फ़ौजी की हैसियत से वहाँ पे गए तो और मैंने आपने मैंने असल में वो ये जज्बात सूझ जाता मैं उनका इंतकाम लेने के लिए मैं फौज में गया हूँ, उनका इंतकाम के लिए। यानी उन 2 बच्चियों का जिनको भारतीय फ़ौजियों ने इस वजह से रैप किया कि उन्होंने ऑपरेशन जबराल्टर में पाकिस्तानियों की मदद की है, आपको पता चला और आप उनका इंतकाम लेने के लिए फ़ौज में गए, ये जज्बा था, ये मोहब्बत थी आपकी? बिल्कुल यही बिल्कुल यही तो फ़ौज में यानी आप नज़रियाती बुनियादों पे और एक सोच समझ के आप फ़ौज इसलिए में मैं गए। गया था कि मैंने इनका बदला लेना है, यही एक मेरा मिशन था। फिर मैं पाकिस्तान में आर्मी में गया, वहाँ मेरी इंजीनियर कोर्स थी। वहाँ तो कभी मौका नहीं मिला दोबारा कहीं बॉर्डर पे जाने के लिए। अलबत्ता मैंने फिर वहाँ ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद फिर हमारी यूनिट चली गई थी KKH में, काराकोरम हाईवे की कंस्ट्रक्शन में मेरी यूनिट ने हिस्सा लिया। वहाँ मेरी यूनिट जो है ना वो उगी थाकोर से लेकर पतन तक हमारा इलाका जो था वो उस पर हमने कंस्ट्रक्शन की। वहाँ हमारी बहुत सारी कैजुअल्टी हुई। तो जब 71 की जंग हुई तो फिर मेरी यूनिट गिलगित से यानी शार रेशम से यहाँ आई थी छम जोड़ी सेक्टर में। तो 71 की जंग जो है ना मैंने छम जोड़ी में लड़ी है मेरी जी, अच्छा राजा साहब, छम जोड़ियों में तो बड़ी कामयाबी हासिल की पाकिस्तान ने और बड़ा एक पसपा किया दुश्मन का हमला। तो छम जोड़ियों की कुछ यादें 1971 की जंग की यादें बताएंगे? न छेड़े हमनशीं अज़ीज़ के मायूस महबूब को के बरबत की तारों को बड़ी तकलीफ होती है। 71 की जंग 65 की जंग जो 71 में जो हमने जंग लड़ी है ये छम जोड़ियों के अंदर हमारे GOC थे राजा इफ्तिखार जंजुआ, बड़ा बहादुर जर्नैल था वो। अल्लाह उनको रहमत करे और उनकी शादी को कबूल करे। तो उन्होंने एक ब्रिगेड ट्रिपल वन ब्रिगेड को ठेका दिया था कि आपने छम को क्लियर करना है। उसके बाद उनके पास 6 ब्रिगेड थे, 6 ब्रिगेड के साथ उन्हें हमला करना था और हमारा टारगेट था अखनूर पहुंचने का।
تو جب ہمارا اٹیک لانچ ہونے والا تھا تو وہ آئے اس کی کمانڈ کرنے کے لیے. ان کا ہیلی کاپٹر اس کو آگ لگ گئی, کریش ہو گیا اور وہ زخمی ہو گیا اس میں. وہاں سے پھر انہیں کھاریا اسپتال میں بچایا گیا. رات کو 2:30 بجے فوت ہو گئے. آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ اس اٹیک کو آپ نے لانچ کرنا ہے. اٹیک ہو گیا. جب ہم جوڑی میں پہنچے, جوڑیوں سے آگے نکل گئے تو اس وقت ایک جنرل عمر آئے تھے, انہوں نے وڈرا کر دیا. اس وڈرال میں جو ہے نا ہمارا بہت نقصان ہوا, کیجویلٹی ہوئی. بہت سارے یونٹوں کے بہت سارے نوجوان جو ہے نا وہ شہید ہو گئے. جو ہے نا یہ اس کا دکھ کا مانا ہے کہ وہ اگر نہ واپس ہوتی تو مخنور ہمارے پاس قبضے میں ہوتا. لیکن جنرل صاحب نے واپس بلا لیا, اور واپسی کا نقصان یہ ہوا کہ جب ہم بغیر کسی سپورٹ کے واپس ہوئے اس وقت ہماری کیجویلٹی ہوئی ہے. 4 پنجاب دے رہے ہیں کہ اس قسم کی یونٹ کا نقصان ہوا ہے. جو ہے کوئی نقصان ہوا. 6 بلوچ وغیرہ جو ہمارے ساتھ تھی, 6 ایک 2 ایک یہ ساری یونٹ ہمارے پاس یہ معاملہ ہے. جی رئیس صاحب, بڑا ایک جذبہ اور بڑا ایک یعنی کمٹمنٹ ملک کے ساتھ, اور ماشاءاللہ ایک لازوال ایک زندگی اور کامیابیاں اس سے بھری پڑی ہے جو واقعات آپ نے بتایا آپ کی. اچھا, آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا پیغام دیں گے نئی نسل کو پاکستان کے حوالے سے, فوج پاکستان کے حوالے سے, شہداء کے بارے میں, غازیوں کے بارے میں؟ ستمبر کا مہینہ ہے اور 6 ستمبر آنے کو ہے, کیا پیغام دیں گے؟ ان کو یہ کہہ دیں, یہ جو پاکستانی جنریشن ہے, نئی نسلوں کو کہہ دیں, یہ پتر ہٹا تو نہیں بکتے. یہ مذاق نہیں ہے. اس ملک سے جو غداری کرے گا وہ بدنام, وہ ذلیل ہوگا. جو ہے نا یہ نسل کے لیے یہ پیغام ہے کہ انہوں نے غلامی نہیں دیکھی. اگر غلامی دیکھی ہے تو جا کر فلسطین میں جا کر دیکھیں, مقبوضہ کشمیر کے اندر جا کر دیکھیں کہ وہاں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. تو اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ بھی یہاں غلام جب بنیں گے تو ان کے پاس کیا ہوگا. جب یہ یہاں آ کر کوئی اللہ نہ کرے کوئی دوسرا ملک ہم پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس وقت یہ جو پاکستان آرمی کے خلاف لوگ ہیں یا اس ملک کے خلاف ہیں, وہ سوچیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کی ماؤں کے ساتھ کیا ہوگا, ان کی بہنوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہ ان کو یہ بتا دیں کہ جب اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے جب آئے گا تو یہ پھر سوچیں گے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کی بہنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ ہے میرا پیغام کہ اس ملک سے پیار کریں. بڑی قربانیوں کے ساتھ بعد یہ ملک ملا ہے. اس میں اگر یہاں کی اس کی قربانیوں کو دیکھیں تو پھر لاکھوں لوگ قربان ہوئے اس کشمیر کے لیے, اس ملک کے لیے. پاکستان کی لاکھوں لوگوں نے قائد اعظم کی خدمت, اور قائد اعظم روز روز پیدا نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی میں اس قوم کو بتا دوں کہ قائد اعظم جتنا سیاستدان زیرک لیڈر دوبارہ پاکستان نہیں پیدا ہوگا. تو یہ اس ملک کو بچائیں, یہ ان کا اپنا ملک ہے. جہاں ان کی مائیں بہنیں رہتی ہیں ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے نا اس ملک سے پیار کریں. یقیناً ایک بڑی ولولہ انگیز کہانی لانس نائک راجہ قمر زمان کی, کہ 2 کشمیری بچیوں کے ساتھ ہونے والے ریپ کا بدلہ لینے کے لیے فوج پاکستان کا انتخاب کیا. یقیناً ایسے غازی اور شہداء ہمارا اثاثہ ہیں, اور 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے موقع پہ اپنے غازیوں اور شہداء کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. سنو ڈیجیٹل کے لیے سعید الرحمان صدیقی, یادگار شہداء, مظفر آباد, آزاد کشمیر.